बर्लिन से एवं स्विट्जरलैंड स्थित ट्रांसलेशन हाउस लॉरेंस से 4 बार वजीफा भी प्राप्त किया। वर्तमान में निजी इंस्टीट्यूट में जर्मन भाषा का अध्यापन, मैक्सवेल भवन के केंद्रीय विद्यालय प्रोजेक्ट की लखनऊ क्षेत्र की समन्वयक, इग्नू की DTG कोर्स की लखनऊ सेंटर की काउंसलर तथा इंडो जर्मन टीचर्स एसोसिएशन के नॉर्थ जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज वह जर्मन उपन्यास के अनुवाद नीला जेवर के बारे में चर्चा करेंगी और इस सत्र का संचालन करेंगे श्री प्रेमकांत तिवारी। आप लोग शुरू करें। नमस्कार। इस उपन्यास के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ। 1989 में वियना में जन्मी काथरीना वेंकलर का नीला जेवर यह पहला उपन्यास है। इन्होंने जर्मन भाषा व थिएटर आर्ट का वियना में अध्ययन किया। वे बर्लिन में रहती हैं। एक सच्ची घटना पर आधारित इस उपन्यास को प्रेस ने सराहा ही नहीं बल्कि पुरस्कारों से सम्मानित भी किया, जैसे मारा कासिम्स प्राइज 2016 में, बायर वॉचस्पीगर प्राइज, MK स्कॉलरशिप इत्यादि। एक तुर्की लड़की की कहानी उसी की जुबान पाठकों को अंत तक बांधे रखती है। पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी, उसके बाद अत्याचार और वह भी इस हद तक कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। उसके जीवन का मार्मिक वर्णन पाठकों को अंदर तक हिला कर रख देता है। नीला जेवर शब्द का प्रयोग बहुत ही खास है। औरतों के नीले जेवर उनके पतियों के पौरुष की पहचान है। पितृसत्तात्मक समाज में एक लड़की का जीवन कैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों का मोहताज होता है, ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण है। स्त्री का कोई अस्तित्व ही नहीं है। नायिका को लगता है कि उसका मन या शरीर कुछ भी अपना नहीं है। उपन्यास का सकारात्मक अंत ही इस उपन्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस उपन्यास के बारे में जर्मनी के प्रसिद्ध समाचार पत्र फ्रांकफर्टर अल्गेमाइन का कहना है, पहले तो यह लगा कि यह पुराने मिथकों, पिछड़े पितृसत्तात्मक समाज का घिसा पिटा प्रस्तुतिकरण मात्र है, लेकिन लेखिका का यह कथन कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसे जानकर आपके विचार स्वतः बदल जाते हैं। कितनी यातना, कितनी पीड़ा का कैसा मनस्पर्शी वर्णन है। और तो और 1969 में जन्मी काथरीना वेंकलर ने इस कहानी को प्रस्तुत करने के लिए उचित भाषा शैली भी खोज निकाली। जीवन के विभिन्न पड़ावों पर कैसे कैसे संघर्ष झेलने पड़े और कैसे वह उनसे उबार पाई, यह लेखिका की शैली का ही कमाल है। लगता है नायिका स्वयं आपसे यह सब कह रही है। फ्रांकफर्टर रुंडशाउ कहते हैं, भाषा सादा, सहज और लकड़ी के लट्ठों की तरह पैनी है। हर शब्द का प्रयोग बिल्कुल सटीक है। लिटरेचर स्पीकर लिखते हैं, किसी भी प्रकार के शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ आप नायिका के मुख से सुनते हैं। नायिका का दुख, दर्द, तकलीफें, उसकी असहाय अवस्था, उसका अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता है। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। शिप्रा चतुर्वेदी जी, उनके बारे में परिचय दिया जा चुका है। अनुवाद किसी भी भाषा से जब किया जाता है तो उसकी सबसे बड़ी एक खास बात ये होती है कि एक भाषा से अनुवाद है, दूसरी भाषा में हो रहा है, तो अनुवाद जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर अनुवाद की हुई विषय वस्तु अनुवाद की हुई जैसी लग रही है तो ये अच्छे अनुवाद का गुण नहीं है। अच्छे अनुवाद का नैसर्गिक गुण जो है वो ये है कि ऐसी गहरी पैठ रख करके गहरा बैठा जाए
अवगाहन किया जाए कि अनुवाद ना लगे, स्वाभाविकता लगे, मौलिकता लगे उसमें। और ये बात जो नीला जेवर है, जर्मन भाषा में जो उपन्यास है, उस उपन्यास का जो शिप्रा चतुर्वेदी जी ने अनुवाद किया, तो नीला जेवर, और इस पर केवल मैं ही नहीं, मैंने पढ़ा और मुझे अच्छा लगा। आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने अभी उसकी जानकारी, और कुछ लोग शिप्रा जी के व्यक्तिगत संबंधों के चलते, उनके प्रशंसक होने के नाते, उनके मित्र होने के नाते, उनके शुभचिंतक होने के नाते यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल अब मैं आपकी भावनाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि शिप्रा जी ने जो काम किया है वो बड़ा स्वाभाविक, प्राकृतिक, नैसर्गिक जैसा लगता है। इतना मौलिक जैसा लगने वाला, अगर आपने अनुवादक में अपना नाम न लिखा होता, लेखिका में अपना नाम लिखा होता, तो कोई कह नहीं सकता था कि ये आपने अनुवाद किया है, आपकी मौलिक रचना जो, इसके लिए आपने कहां तक डूबने का काम किया, ये एक सवाल है। आपका सवाल कि इसको अनुवाद करने में कितना डूबना पड़ा, तो सबसे पहला तो ये है कि जब भी हम किसी उपन्यास को पढ़ते हैं तो हम उसको हमेशा अपने आसपास की परिस्थितियों से और सभी चीज़ों से जोड़ने की चेष्टा करते हैं। खासतौर से अगर कोई हम किसी और भाषा में उपन्यास पढ़ रहे हो, अगर अंग्रेजी में भी कुछ पढ़ते हैं तो हमेशा उसको अपनी मातृभाषा से जोड़ते हैं ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। मातृभाषा से जोड़ने का मतलब यही है कि तुरंत हम हिंदी में इसको कैसे बोलते हैं, तो हिंदी में अगर बोलते हैं तो ये बोलते हैं, एंड देन फिर हमको ये लगता है कि हाँ अब ये हमारे मन से जुड़ा। तो सबसे पहली बात कि जब से मैंने जर्मन पढ़ना शुरू किया था, तब से मुझे लगता था कि मैं जब भी कुछ पढ़ती थी तो मैं उसे तुरंत हिंदी में अनुवाद करने की चेष्टा करती थी। इसके लिए बहुत डांट खाई टीचर से, पर आज वो काम आया। और अनुवाद जो, जैसे आपने पूछा कि कहाँ तक डूबना पड़ता है, तो पहले तो अपने जर्मन में पढ़ा, फिर उसको एक हिंदी में तुरंत उसकी कल्पना की, और फिर सिर्फ शब्द ही नहीं, परिवेश को भी देखना पड़ता है। जैसे जर्मनी में ये लिखा गया, तो जर्मनी के परिवेश को लिखा गया। अगर हमारे भारत के परिवेश में ऐसा होता तो हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या भावनाएं होती, तो वो सब भी देखना पड़ता है कुछ भी लिखने से पहले। तो डूबना तो पड़ता है, उस कैरेक्टर के साथ आत्मसात होना पड़ता है, तब कुछ निकल के आता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब एक बात ये होती है कि अनुवाद, आज आपने नारी की दशा के ऊपर इसमें चित्रण किया है, और नारी सशक्तिकरण का दौर चल रहा है। खासतौर से आजकल पूरे देश में नारी सशक्तिकरण को लेकर के जो हवा चल रही है, सारी सरकारों का प्रयास है, स्वयंसेवी संगठनों का प्रयास है, और हमारे वेदों में भी वैदिक काल से यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बात कही जाती है। ऐसी स्थिति में, लेकिन बीच में भारत में भी ऐसी दशा दिखाई पड़ी कि नारी बहुत ही ऐसी स्थिति में चली गई कि कवियों को ये भी कहना पड़ा कि आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अबला तेरी यही अबला जीवन था तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है। तो क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि ये समस्या मेल शॉविनिज्म की कह लीजिए या नारी उत्पीड़न की कह लीजिए, नारी को एक दोयम दर्जे की नागरिकता देने जैसी, ये क्या सार्वभौमिक रही है? जहाँ तक पितृसत्ता की बात है, पितृसत्तात्मक समाज की बात करें, मोर और लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, नकारने की कोई जरूरत ही नहीं है। सब जगह है, थोड़ा या ज़्यादा, किसी अलग रूप में, किसी अलग काल में हमेशा ही रहा है। कहीं पर ज़्यादा है, उसका रूप कुछ ज़्यादा भयावह है, तो इसको पूरी तरह से नकार तो नहीं सकते। और वर्तमान में भी
भले ही हमारा समाज नारी सशक्तिकरण के जय घोष से गूंज रहा है, फिर भी अभी भी कुछ इक्का दुक्का ऐसे किस्से जरूर मिल जाएंगे दूर दराज की जगहों पर जहाँ पर ऐसे उदाहरण होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब काफी कुछ स्थितियां बदल गई। नारी हर क्षेत्र में महिलाओं का जो सहयोग मिल रहा है, जो उनकी अपनी तरक्की हो रही है, अंतरिक्ष से लेकर के समुद्र विज्ञान और कला और संगीत और खेल, सभी क्षेत्रों में विज्ञान हो जाए, अब नारी का जो सहयोग है, जो उसका अपना योगदान है, वो किसी से कमतर नहीं है। ये तो आप भी मानेंगे, ये बात सही है। लेकिन एक बात जो रामचरितमानस में कही गई कि जहाँ सुमति संपत्ति निधाना, जहाँ कुमति विपत्ति निधाना, तो सुमति बनाए रखने के लिए अकेली नारी को ही एक जिम्मेदार, ज्यादा जिम्मेदार, बृहत्तर जिम्मेदारी उसके ऊपर डाली जाती है। इससे आप कहाँ तक सहमत होती हैं? जहाँ तक जिम्मेदारी डालने की बात है, अगेन समाज में सब तरीके के उदाहरण मौजूद थे, पर अगर हम सफल युगल की बात करें, अपने समाज में, अपने परिवार में आसपास देखें, तो हम ध्यान से देखेंगे तो यही पाएंगे कि वही युगल सफल है जिन्होंने एक दूसरे का पूरक होने का रूप अदा किया है, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में जिन्होंने काम किया है, एक दूसरे की इज्जत की है, एक दूसरे का मान रखा है, वही आगे चल के सक्सेसफुल हुए हैं। और सफलता कोई ऐसा नहीं कि सफलता हम कोई बड़ी गाड़ी का कारखाना खोलते हैं तो सफल होते हैं। सफलता ये है कि हम एक दूसरे का मान सम्मान रखते हुए जीवन यापन करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, बच्चों को वो संस्कार देते हैं कि बच्चे भी आगे चल के उसी को फॉलो करें। तो सफलता इस टर्म्स में है कि बच्चे भी इस चीज़ को सीखें। और यदि हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, बच्चे हमारा नहीं करेंगे। तो अगर हम परिवार एज अ परिवार एक यूनिट की तरह अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारा मोहल्ला, हमारा समाज, कोई हमें क्यों सम्मान करेगा? तो ये तो इकाई से शुरू होता है, चाहे ये बिगिनर हो। नीला जेवर, ये जो आपने गथारिना विंकलर का उपन्यास, इसको इतनी सशक्त और सहज, जो सरल शब्दों में आपने अभिव्यक्ति दी, और कुछ शब्द तो मुझे ऐसे लगे कि जैसे आपने मेरे भूले बिसरे बचपन के शब्द, जैसे कि आपने भेड़ों को जब भेड़िए उन पर आक्रमण करते हैं, और खखोदना आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, चीत कर खाने की आपने बात की, और मृत्यु का रंग लाल है ऐसा आपने इस्तेमाल किया, और वो भेड़ों की सफेद ऊन पर लाल ऊन या घास पर लाल ऊन। तो इसके लिए आपने कितना, आप किस तरह से जो है मंथन करती हैं कि वो शब्द जो अच्छी खुशबू भी देता है, अच्छे मायने भी रखता है, और अच्छी अपनी उपादेयता भी रखता है, और अच्छे वाक्य का वो निर्माण भी करता है। ये अभ्यास आपने कहाँ से, ये गुण आपने कहाँ से बनाया? इसे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने कोई अभ्यास किया है। हाँ, बचपन में, अपने बचपन में उस अवस्था में जब हम बहुत ज़्यादा समझते नहीं थे साहित्य को, उम्दा साहित्य, उत्कृष्ट साहित्य हमें पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे घर में था, हमारे फादर को, मदर को, सिस्टर को, सबको बहुत शौक था पढ़ने का। तो घर में उस जमाने का उत्कृष्ट साहित्य, प्रेमचंद, शरतचंद, बंकिम चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, यहाँ तक कि रूसी अनुवाद भी मैंने पढ़े हुए हैं। तो शायद वो बचपन का पढ़ना, तो जब हम जर्मन का पढ़ते हैं तो इमीडिएटली दिमाग में लगता है कि अभी जैसे आपने खकोड़ने वाली बात कही, तो डिक्शनरी में शायद खकोड़ना और मिले ना मिले मुझे पता नहीं, पर मुझे किताब पढ़ने तो उसमें लगा भी हो सकता है। हाँ, तो मुझे किताब पढ़ते पढ़ते लगा कि वो खकोड़ रहे हैं, तो मैंने उसको लिखा बिना सोचे समझे, मुझे दिल में आया खकोड़ना। हाँ, खंगालना तो मिल जाता है, लेकिन खकोड़ना जो है वो, पर मुझे लगा कि खंगालने में वो फील नहीं आ रही है जो खकोड़ने में आ रही है, तो इसलिए मैंने खकोड़ना इस्तेमाल किया। और ट्रांसलेटर्स विरम देवी ऐसे चीत कर खा रहे हैं, मतलब नायिका जो जब वर्णन कर रही है तो उसकी इच्छा है कि बहुत विभत्स हो, मतलब
मतलब अगर सोच के खा रहे हैं थोड़ा सा डिफाइंड लगता है। हम नायिका के मन की एग्जैक्ट भावना को हिंदी में लाना चाहते हैं। चीज के खा रहे लगता है कि तो पढ़ते लगता है कितनी अजीब सी वो सिचुएशन है। तो बस वो शब्द अपने आप सहज ही दिमाग में आते गए और हम लिख दिया। इस पूरे उपन्यास का जब आप अनुवाद कर रहे थे, आपको सबसे बड़ी किस चुनौती का सामना करना पड़ता रहा? भावनात्मक चुनौती से मेरा प्रश्न है। एक तो जर्मन में लिखा गया उपन्यास है जी, जर्मन लेखिका है, जर्मनी में लिखा गया है और कहानी पूरी ऑस्ट्रिया में चल रही है, लेकिन लड़की जो है वो तुर्की की है जी। और तुर्की से वो ऑस्ट्रिया आ गई है। लड़की लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, गांव में पैदा हुई है, छोटा सा स्कूल कभी थोड़ा बहुत गई हो तो गई हो, लेकिन वो स्कूल जा नहीं पाई, मतलब एजुकेशन नहीं, क्योंकि एजुकेशन इज डिनाइड, मतलब लड़कों को एजुकेशन नहीं लेनी है क्योंकि एक तो अवैधी नहीं है, आसपास के गांव में दूर कहीं जाना संभव नहीं है, तो मना है। अब ऐसी स्थिति में कम उम्र की लड़की पढ़ी लिखी नहीं और वो इतनी सारी यातनाएं सह रही है, तो कैसे वर्णन करेगी? पढ़ी लिखी लड़की बताएगी उसके पास शब्दों का भंडार है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, लेकिन वो बच्ची जो पढ़ी नहीं है कैसे बताएगी? और जैसा कि आपने कहा कि ये कहाँ से शब्द आए, तो उस लड़की ने जो लेखिका है उन्होंने मेरे से बात की, तो उन्होंने बताया कि इस उपन्यास को की जो नायिका है वो कभी उसके फादर डॉक्टर थे, उनकी क्लिनिक में आई थी, तब हमारी लेखिका 13 साल की थी। तो उसने कहा कि बड़ा अजीब सा लगा, आपात मुझ तक ढकी हुई एक औरत आ गई, ऑस्ट्रेलिया में सर्कुलर हुआ लगा होगा, तो उससे पूछा गया कि भाई क्या, तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया। बाद में फिर माँ बेटी ने डिसाइड किया कि इससे बात करते हैं। उन्होंने पूछा कि आप अपनी कहानी में बताएंगी, तो वो तैयार हो गई। तो उन्होंने अपने शब्दों में, उनके पास जर्मनी में वो रहने लग गई थी तो जर्मन जानती थी ऑब्वियसली, लेकिन उतनी अच्छी जर्मन नहीं जानती थी। तो लेखिका ने मुझे बताया कि जर्मन उन्होंने बहुत बेसिकली जर्मन बोली, एक्शन से, हाथ से, सब तरीके का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी कहानी बताई। फिर लेखिका के लिए एक बड़ा चैलेंज था ये कि उसको कैसे प्रस्तुत करें। एक पढ़ी लिखी का दुख और एक अनपढ़ लड़की का दुख अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो जो पढ़ी लिखी लड़की हो तो वह अपने शब्द देती है, पर इन्होंने, आपने देखा होगा, इन्होंने सब चीज़ों के उदाहरण अपने वातावरण से दिए, आसमान से, बादल से, घर की और चीज़ों से, जो आसपास दिखता है वो सब लेके उनसे वर्णन किए, दुख सुख सबके वर्णन उनको वहीं से मिले। तो चूंकि अब ये हमको समझ में आ गया था कि ये नायिका मतलब चूंकि अपने वातावरण से सारे शब्द ले रही है, तो हमने भी ध्यान रखा कि हम हिंदी में भी वही नायिका तो नायिका है, लेकिन उसके पति के बारे में आपने एक जगह जिक्र किया है कि यूनुस काम नहीं करता, वो एक मर्द है, बस इतना ही बहुत है। कितना सटीक, कितना संक्षिप्त और कितना मार्मिक, और मेल शॉविनिज्म का एक कितना बड़ा उदाहरण कि ऐसी चीज जब आप ले आती हैं तो आपने कथारिना विंकलर जो मूल कहना चाहिए वो उपन्यास लेखिका है, उनसे इंटरेक्शन में आपने ये चीज हासिल की, या कभी कभी आप भी उस कल्पना लोक में खोती नहीं कि हमें अगर लेखन को, और कहीं कहीं अगर कथारिना का भी, विंकलर का भी जो है वो लेखन उतना सशक्त अभिव्यक्ति नहीं दे पा रहा है, तो चलो हम सपोर्ट देते हैं, हम वहाँ पर अपना योगदान करते हैं। हमने ईमानदारी से प्रयास किया है कि हम उसको अपना रंग ना दें, लेखिका के भावों को यथावत रख के वर्णन करें, पर कुछ शब्द हिंदी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका प्रयोग किया है हमने। और जहाँ तक भावनात्मक विवरण की बात है, तो हमारी लेखिका ने भी, मैं जर्मन जानती हूँ, तो मैंने इस किताब को जब ट्रांसलेट किया तो उसको पढ़ते में, करते में, न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है कि
उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हमको खुद को पता नहीं लगा, हमने महसूस नहीं किया कैसा हो रहा है, बट इट केम ऑटोमेटिकली। तो जाहिर सी बात है कि कैटरीना के शब्दों में वो फोर्स रहा होगा कि ऐसा हुआ। तो बस हमने भी यही प्रयास किया है कि उन शब्दों को हिंदी में कैसे एक्सप्रेस करें। शिप्रा जी, मैं समझता हूँ कि इतनी देर हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं उपन्यास के बारे में, अनुवाद के बारे में, भावनाओं के बारे में, लेखन के बारे में, शब्दों के चयन के बारे में। अब तक हमारी जो उपस्थिति है उसमें भी अनेक सदस्यों के मस्तिष्क में कुछ सवाल उपजे होंगे, तो मैं उस चीज से थोड़ा बचना चाहता हूँ कि सबसे आखिरी में सवाल जवाब रखे जाएं। मैं ये चाहूंगा कि इस गुलदस्ते में बीच बीच में सवाल जवाब भी उपस्थिति से भी शामिल होते रहे, तो उसका कुछ आनंद हो सकता है दूसरा है। मैं उपस्थिति से ये निवेदन करता हूँ, इस बीच में किसी के जहन में अगर कोई सवाल आया है तो कृपया माइक पहुंचा दें और वहां पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि माइक करीब रखिए। नीला जेवर क्या है और आपको इसको लिखने की प्रेरणा, अनुवाद करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे? नीला जेवर, जेवर से मतलब हम जेवर ही समझते हैं जो हमारे सौंदर्य को बढ़ाते हैं। हमने भी यही समझा था। और मैं स्विट्जरलैंड में एक ट्रांसलेशन कर रही थी नॉवेल का, तो वहाँ पे हम लोग को रूम में एक किताब मिलती थी, टॉप 10 बुक्स ऑफ द ईयर। उसमें उस किताब का परिचय होता था, थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ कि क्या है। तो शीर्षक जाहिर सी बात है, जैसे आपने भी कहा, तो मुझे भी शीर्षक पढ़ के बड़ी जिज्ञासा हुई और मुझे पहले ये लगा कि नीला जेवर कोई शायद किसी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है। चूँकि यूरोप में स्टोन्स पहनने का बड़ा फैशन है, तो शायद वो नीले जेवरों में स्पेशलाइज्ड हैं, या उनकी अटर सक्सेस की कहानी है या अटर फेलियर की कहानी है, ऐसा कुछ होगा। और मैंने लेकिन जब उसका टेक्स्ट पढ़ा, जो परिचय, पुस्तक परिचय पढ़ा, तो बहुत बड़ा धक्का लगा कि जेवर को इस ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी आपने सुना नीला जेवर औरतों के ऊपर उनके पुरुषों के पौरुष की पहचान है। नीला जेवर औरतों की निजी संपत्ति है। नीला जेवर औरतों के लिए है, मर्द के लिए नहीं। ये सारे शब्द पढ़ के आपको एक अंदर से जिज्ञासा होती है क्या कि ऐसा क्या है। मेल डोमिनेशन की बात नहीं है, हम सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं और बहुत आसपास देखा है, लेकिन ये तो बहुत अति है। तो जब नॉवेल पढ़ा तब देखा कि वो बात पिटाई से जो नील पड़ जाते हैं उनको नीले जेवर की संज्ञा दी गई है। बहुत वो मेरे ख्याल से नीला जेवर एक वो बात जो मारने से, पीटने से, चोट लगने से जो नीले निशान, जिनको इधर औद्योगिक क्षेत्र में कहते हैं नील से आग पड़ जाना, नील पड़ जाना, तो वो नीला निशान। और आपने उसमें ये भी लिखा है कि ये नीली औरतों की बस्ती है, और जिसमें बहुत सी औरतें हैं जो नीली हैं, कुछ नीली काली हैं, कुछ लाल नीली हैं, और कुछ हल्की नीली हैं, कुछ गहरी नीली हैं, और कुछ हल्की नीली दूसरे दिन गहरी नीली हो जाती हैं, कुछ लाल नीली फिर अगले हफ्ते काली नीली हो जाती हैं। तो ये जो चोट के निशान होते हैं वो तरोताज़ा होते रहते हैं। यानी प्रताड़ना जो है, वो यातना जो औरतों को दी जाती है, वो रोज के रोज वो बदलती रहती है। इस लिहाज से वो नीला जेवर और पौरुष की पहचान, यानी, और मैम ने जैसे कहा कि शिप्रा जी ने, कि वो केवल एकाधिकार है औरतों का, यानी प्रताड़ित केवल महिला ही हो सकती है और प्रताड़ित करने वाला पुरुष हो सकता है। इस लिहाज से वो जेवर कोई स्टोन नहीं है, वो जेवर कोई प्रेशियस मेटल नहीं है, बल्कि वो चोट के निशान हैं, जो नीले नीले निशान हैं, और वो अपना रंग बदलते रहते हैं। वो 2-4 दिन का भले मान लीजिए कि कुछ लोगों के साथ में अंतराल हो सकता है, लेकिन फिर प्रताड़ित किया जा रहा है, फिर ऐसे। तो खैर, बहरहाल ये एक बात हो गई उस पक्ष की कि उनके पौरुष की पहचान है। और एक बात जिसका जिक्र अभी हमने किया कि जैसे कि यूनुस काम नहीं करता, वो एक मर्द है, बस इतना ही बहुत है।
तो बस इतना ही बहुत है। यानी और ऐसा नहीं, कई हमारे पहाड़ के मित्र खुद इस बात को कहते हैं कि पहाड़ में, उत्तराखंड के अपने पहाड़ में बहुत सा काम औरतें करती हैं, लेकिन प्रताड़ना उनको इतना होती है इसकी खबर नहीं है ये। लेकिन उनको मर्द लोग जो होते हैं वो घर पे ज्यादातर आराम करते हैं या व्यवहार निपटाते हैं या अपना कोई लेखन और इन सब चीजों में या ताश खेलते हैं, जो भी है। लेकिन ये भी कहावत कही जाती है कि सूर्यास्त पहाड़ मस्त। लेकिन बहरहाल वो जो औरतें होती वो घास लाना, पानी लाना या जो गोवंश या कोई और बकरी वगैरह उनको चराना और चारा खिलाना वगैरह बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। तो बहरहाल ये बात जो है वो क्षेत्र से क्षेत्र अलग हो सकती है, लेकिन कमोबेश एक बात जो देखी गई कि उस काल को आप छोड़ दीजिए कि जब ऋषि मुनि केवल पुरुष ही नहीं हमारी माताएं पहले भी हुआ करती थी, और जब ये बात कही गई कि यत्र नारीस् पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो जाहिर है कि वो भावना रही होगी हमारी, और वो भावना परिलक्षित होती है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, एक बात ये कही जाती है। तो मैं अब एक बात ये कि आपने वास्तव में जो इतनी सारी पुरस्कार इस नॉवेल को मिले और फिर आपके अनुवाद की इतनी सराहना की गई, एक बड़ी बात है। और इतने अच्छे अच्छे लोगों ने, मैंने प्रोफेसर उषा सिन्हा जी आज उपस्थित हो पाई कि नहीं है, जो हिंदी लखनऊ विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष रही हैं प्रोफेसर उषा सिन्हा जी, और आज भी अवकाश प्राप्त करने के बाद में भी वो बहुत सक्रिय हैं। और उनकी जो समीक्षा हमने आपके इस अनुवाद की पढ़ी, तो मुझे वास्तव में लगा कि कोई तारीफ कर दे किसी व्यक्ति के हुनर की, वो एक अलग बात है, लेकिन जब कोई दक्ष व्यक्ति, जब कोई आला दर्जे पे खुद पहुंचा हुआ व्यक्ति आपके हुनर की तारीफ करता है, आपकी खूबसूरती की तारीफ करता है, आपके काम की, तो लगता है कि वास्तव में डिजर्व करते हैं। तो अब वो बात आती है कि इतना स्वाभाविक जैसा बनाने के लिए आपने खुद जिक्र किया इस बात का कि कथारिना विंकलर से आपकी बातचीत हुई, तो कई बार आपको उनसे इस समस्या के लिए ये तो जानकारी करना एक अलग बात हो गई कि आपने साक्षात्कार उनका किया और उसके बाद में उपन्यास को समझा और फिर आपने ट्रांसलेट किया। लेकिन कितनी बार ऐसा आया कि उनकी भावना को आप उनसे अलग नहीं जाना चाहती थी, एक ही जैसा रखना चाहती थी। कितनी बार आपने उनसे संपर्क किया इस मामले को लेकर के? पहली बार जब मिले थे तब थोड़ा सा कथानक पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, और उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि कहीं पर भी कोई बड़ी दिक्कत आई। और बाकी व्हाट्सएप पर और मेल पर हम उनसे सदा जुड़े थे, अब भी जुड़े हैं। आज भी उनको पता है कि उनकी पुस्तक पर चर्चा हो रही है, तो वो अलग बात है। लेकिन कहीं पर कुछ पूछने जैसा या कहीं पर कोई कंफ्यूजन जैसी स्थिति कभी भी नहीं आई, और बहुत सहज रूप से अनुवाद होता गया। अरे वाह, आपने जब इतना अच्छा अनुवाद किया है तो मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं कुछ न कुछ आप हमारे उपस्थिति के इतने सदस्यों को कुछ पढ़ करके सुनाना चाहेंगे, जहाँ पर आपको बहुत प्रभावशाली, जो आपको अपनी रचना का अंश लगता है, अनुवाद का अंश लगता है, वो आप कुछ पढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल पढ़ना चाहूँगी। उपन्यास के बारे में बड़ी देर से बात कर रहे हैं, तो सभी लोगों को बहुत मन में लग रहा होगा कि हमने सिर्फ दुख की बात की है, सिर्फ यातना की बात की है, बड़ा पेसिमिस्टिक नॉवेल है। लेकिन हम यहाँ पर एक बात बिल्कुल खास रूप से कहना चाहेंगे कि इस उपन्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि इतनी यातनाओं के बावजूद उस महिला ने अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को खत्म नहीं होने दिया। लड़ाई लड़ी, बहुत यातनाएं सही, और जैसा कि अपने बड़ा उसने आत्महत्या का प्रयास भी किया, लेकिन बचा ली गई। उसने जीवन की नई शुरुआत की और जीवन को एक नया अर्थ दिया, नया आयाम दिया, बच्चे बड़े किए, वो बच्चे भी आज सक्सेसफुल अपनी जगह
सीमा पर स्थित है। तो मैं 2-3 अंश इसके बहुत अच्छे हैं, जिसमें एक अंश जो उसकी यातना का है, जो मुझे पीक में लगता है उसका। दूसरा अंश वो इतनी परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपना मन नहीं खोया है, उसका मन मर नहीं गया है। तो वो कल्पना कर रही है कि वो जीन्स पहन रही है। तो जीन्स पहनते समय उसको कैसे जीन्स पहननी है, आप कल्पना कीजिए उस लड़की की जो गांव से आई है, जिसको जीन्स पहनने को इंदाज नहीं है, तो उसके लिए बहुत बड़ा उसका वर्णन बहुत ही मजेदार, बड़ा आपको हंसने को वो करता है, मजबूर करता है। तो मुझे लगता है शायद लेखिका ने मूड चेंजर की तरफ कहा कि बहुत दुखों का वर्णन हो गया, और अंत तो बहुत सकारात्मक है। तो सबसे पहले मैं एक अंश को पढ़ना चाहूँगी जिसमें उसके दुख का, उसकी तकलीफों का, उसकी नहीं, उस माहौल की तकलीफों का वर्णन, ये उसकी इंडिविजुअल तकलीफ का वर्णन नहीं है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगी। एक पैराग्राफ। स्वागत है, स्वागत। हमारी घाटी में सैकड़ों नीली औरतें रहती हैं। कुछ हल्की नीली औरतें हैं, जैसे कि नेकला की माँ, और कुछ गहरी नीली, जैसे फिरान की माँ। नीली लाल औरतें हैं और नीली काली औरतें हैं। ऐसी औरतें हैं जिनके गले के चारों ओर नील होते हैं, जैसे कि माला, या फिर गले के चारों ओर और नीचे, जैसे कि मेडल। कई अपने नील बाजूबंद और कड़े की तरह पहने होती हैं, तो कई अपनी एड़ी के चारों ओर। बहुत सी औरतें अपने नीले जेवरों के बावजूद हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, जैसे कि लैला। कई अपने नील के साथ भी शांत रहती हैं, जैसे ज़हरा। गहरी नीली औरतें हल्की नीली हो जाती हैं, लाल नीली नीली काली हो जाती हैं, गहरी नीली हल्की नीली भी होती हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है। और वे औरतें जो नीला काला जेवर पहने हैं, जैसे कि आयुष्य, उसके जेवर तो कभी उतरते ही नहीं। ऐसी औरतें हैं जिनके जेवरों के बारे में किसी को नहीं पता लगता। वे उन जेवरों को अपने लंबे कपड़ों में, दुपट्टों में छिपा लेती हैं। नीली लड़कियां एलिफ और सेलिन, जो अपना नीला जेवर उसी अविश्वास के साथ पहने होती हैं, जैसे कि पहली बार लगाई गई लिपस्टिक। औरतों के नीले जेवर उनके पतियों के पौरुष की पहचान है। नीलेपन की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि किस औजार का इस्तेमाल किया गया, लकड़ी या लोहा, और कितनी बार। नीली औरतें आसमान का रंग पहने होती हैं, बादलों के बीच से दिखता गर्मी का आसमान, बर्फीला जाड़ों का आसमान, बेचैन वसंत का आसमान, स्लेटी पतझड़ का आसमान, धुंधल का इंद्रधनुष। सिर्फ सोनक्यों ही बिना आसमान के है और बिना किसी नीले जेवर के है। जहाँ भी वह जाती है बातचीत थम जाती है। जिनका कोई आसमान नहीं, उनसे कोई क्या बात करे। बेदाग त्वचा लिए वह गांव भर में घूमती है। औरतें मुंह फेर लेती हैं। जिनका कोई आसमान नहीं, उनसे कोई बातचीत नहीं, कोई दुआ सलाम नहीं। देखो, माँ ने कहा, और अपने नीले काले हाथ मेरे बालों में फेरे। न बहुत बुद्धिमान, न मेहनती, फिर भी एक भी नीला दाग नहीं। ऐसा भी होता है, उन्होंने कहा, और एक आग। वाह, बहुत सुंदर स्वागत होना चाहिए। जिस मार्मिक ढंग से आपने लिखा है, उतने ही सुंदर ढंग से आपने उसका वाचन भी किया। और इस बीच में अगर कोई सवाल बनता हो, जी आप आए, माइक दे दिया जाए आपको। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जरूर। पहले तो मंच को नमस्कार करता हूँ। मैं अरविंद चतुर्वेदी। शिवराज चतुर्वेदी जी हमारे चतुर्वेदी समाज की गौरव हैं। उन्होंने और चतुर्वेदी समाज के गौरव तो अरविंद जी आप भी हैं। आपने बहुत अच्छी परिचर्चा का आरंभ किया, स्त्री का महत्व बताया, समाज में क्या महत्व है स्त्री का। मैं थोड़ी सी एक इसमें कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ। संस्कृत के बहुत विद्वान हुए पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि की, उन्होंने हजारों सूत्र बनाए। उसमें एक सूत्र बनाया जिसको हम स्र के नाम से जानते हैं।
स्त्रा का अर्थ होता है विस्तार करना। अगर मैं कुछ उदाहरण दूं तो शस्त्र वो है जो सुरक्षा का विस्तार करता है, वस्त्र वो है जो हमारे परिधान का, हमारी लज्जा को ढकने के लिए विस्तार करता है, जिससे हमारी आपकी लज्जा ढकती है, वो वस्त्र है। अगर हम इसी तर्क के साथ स्त्री की विवेचना करें, स्त्री शब्द की, तो स्त्री वो है जो परिवार का विस्तार करती है, अपने त्याग से, अपने शरीर से आने वाली पीढ़ी का विस्तार करती है, वो स्त्री है। तो ऐसी स्त्रियों को यहाँ उपस्थित जितनी भी है मैं प्रणाम करता हूँ। और इस उपन्यास के संबंध में जितनी जानकारी आप लोगों की इस पर चर्चा से हुई, पढ़ने की उत्सुकता है, जरूर इसको पढ़ूंगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो जर्मन साहित्य है वो देखने में दूर से लगता है कि बड़ा रूखा है। जर्मन्स के बारे में जो सामान्य परसेप्शन है पूरी दुनिया का, तो जो उनके बारे में परसेप्शन है, मैं बहुत से जर्मन ऑफिसर्स के साथ रहा हूँ, यूरोप में काम किया है मैंने, तो उनका जो व्यक्तिगत सोच होती है वो, जिसको अंग्रेजी का शब्द है स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना लाग लपेट के, उनमें कोई लाग लपेट नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो उनकी बहुत सी आचरण, बहुत से व्यवहार बड़े रूखे से दिखाई देते हैं जब उनसे बात होती है। लेकिन अभी जब इस उपन्यास की परिचर्चा हुई तो एक नया कलेवर, एक नया रंग सामने आया, जिसको पढ़े बिना रहा नहीं जा सकता। और मैं जरूर प्रयास करूंगा कि पुस्तक जरूर पढ़ूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, महिलाओं की स्थिति कमोबेश वो अलग नहीं रही। और मुझे एक बात याद आई कि किसी ने कहा कि हालात के दबाव से हैजान में रहे, हम सारी उम्र जंग के मैदान में रहे। तो स्त्रियों के लिए तो हमेशा उन्होंने, अब एक बात ये जो आपने शब्द की बात कही कि विस्तार देना, तो सच बात तो ये है कि स्त्री जो शब्द है वो हर पुरुष के व्यक्तित्व को भी विस्तार देने का बहुत बड़ा काम करती है। जो हमारा मैं मधु चतुर्वेदी। बिल्कुल बिल्कुल। चतुर्वेदी के बाद चतुर्वेदी बहुत अच्छा नहीं लगा। नहीं कोई बात नहीं। सहयोग है, ऐसा यहाँ बहुत और होती है। सबसे पहले हम इम्प्रेशन तो कुछ इसमें है नहीं, उपन्यास हमारा पूरा पढ़ा हुआ है। और सबसे पहले हम शिप्रा को इस बात की बधाई देना चाहते हैं कि हमको पहली बार जब शिप्रा के हमने अनुवाद कहानी के तौर पर उपन्यास में पढ़े तो हमें समझ में आया कि अनुवाद कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर हमको अनुवाद नहीं मिलता तो हमें जर्मन की, उस देश की, उस भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति को कभी भी जानने का मौका नहीं मिलता, जिस तरह से हमें अपनी भाषा में इस उपन्यास से मिला। हमने जब पहले ही इसका पेज देखा हमें विश्वास नहीं हुआ कि हमारी धरती से इतने दूर की धरती बिल्कुल वैसी है जैसे हमारी धरती है। तो ये शिप्रा जी के अनुवाद की बहुत बड़ी सेरन कि उन्होंने जर्मन के उपन्यास को बिल्कुल हिंदी और हमारी धरती के माहौल से जोड़ दिया। 2 लाइन बस हम पढ़ना चाहेंगे। ये पहला पृष्ठ है, स्वागत है, स्वागत। और उसमें वो कह रहे हैं, बिल्कुल 2 लाइन पढ़ रहे हैं। मैंने किसी को कहते सुना हम 10 बच्चे हैं, कोई कह रहा था मैं 7वीं हूँ। एक गाय की तरह माँ अपने बच्चे गिराती थी और एक के बाद एक। ये हमें लगा ये तो हमारे बिल्कुल गांव का दृश्य हो गया। हम लोग अपने ऊपर मजाक करते थे कि हम 10 भाई बहन हैं और 11 भाई बहन। विदेशों में भी ऐसा होता है। ये बहुत एक अंतिम लाइन है, उससे हमारा कोई प्रश्न नहीं है। उसने बहुत ही आहत भी किया। ये लगा कि लेखिका ने ये जानबूझ से किया है या ये सच में वो इसमें सिर्फ आप शब्द सुनिएगा कि एक पिटाई शब्द एक पैराग्राफ में कितनी बार आया है। वो कहते हैं पिटाई पूरी कहानी है, उपन्यास है, उसका ये बिल्कुल अंत है। और अंत में वो कह रहे पिटाई, फिर पिटाई, पिटाई और पिटाई। वह मेज को तोड़ डालता है, बिस्तर का किनारा, बच्चों की तस्वीरें दीवार से गिर जाती हैं। वह मेरी बाहें और पसलियां तोड़ देता है। ये विदेश में हो रहा है। वह मेरी नाक की हड्डी तोड़ देता है, मेरे दोनों जबड़े तोड़ देता है। पिटाई छत से गिर रही है, पिटाई दीवारों से गिर रही है, पिटाई
फर्श की दरारों से रेंग कर आ रही है। पिटाई, फिर पिटाई, फिर पिटाई, फिर पिटाई, और उसके बाद उस तेवर देखिए वो नीले गहने वाली महिला के, तो मुझे मार डालो और तुम अब मेरे करीब नहीं आ सकती। बिल्कुल, तुम्हारे आंखों के हरिद्मा झरने से कभी नहीं आएगी। बिल्कुल, ये इस पूरे उपन्यास का सार है जो हमें प्रथम पर अंतिम वर्ग में कि ऐसा लगेगा कि ये हम किसी दूसरी धरती की बात कर रहे हैं, लगे हमारे देश में, हमारे गाँव में, हमारे शहर में आसपास की कहानी लगती है। जैसा आपने लाइन पढ़ी ना कि तुम्हारी आंखों की हरिद्मा, तो उसकी बचपन की ये रेफरेंस है कि वो जब 11 साल की थी तब वो बाहर घूम रही थी और ये यूनुस सामने आया था और नहा के निकला था, तो उसकी हरी हरी आंखें, तो उसको उसकी आंखों में जो हरापन है वो पानी और आसपास के माहौल का है, तो वो बहुत ज़्यादा उससे मुक्त हो गई थी और उसके प्यार में पड़ गई थी। लेकिन बाद में उसका ये निकला तो उसने कहा नहीं, वो जो हमने देखा था वो गलत था, वो हमारा ऑब्जर्वेशन गलत था। मैं एक बात आपकी बात से जोड़ते हुए जरूर कहूंगा मिसेस चतुर्वेदी कि ये बात सही है। आज अगर ग्लोबलाइजेशन जो टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भूमंडलीकरण, बहुत सारी चीज़ों का भूमंडलीकरण हो रहा है, प्रोडक्ट्स का हो रहा है, भाषाओं का अगर भूमंडलीकरण, हमारी अभिव्यक्ति का, हमारी सोच का, अगर हमारी भावनाओं का अगर भूमंडलीकरण हो, तो उसका सबसे बड़ा जरिया जो है वो अनुवाद है। और अनुवाद एक ऐसी चीज है जो हमारी संपूर्ण भावनाओं को, अगर अच्छा है, सटीक अनुवाद है, तो संपूर्ण भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। किसी भी दूसरी भाषा के जानने वाले व्यक्ति के पास तक भी वैसी ही भावनाएं हमारी पहुंचती हैं। तो इस लिहाज से अनुवाद की विधा को भी हमें प्रणाम करना चाहिए, अनुवादकों को भी हमें प्रणाम करना चाहिए, मैं समझता हूँ। और इस अनुवाद की विधा को आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब एक सवाल वहां से ले लेते हैं, फिर इसके बाद मैम के पास आते हैं। नमस्ते मैम, मेरा सवाल है कि आज तक हमने जितना हिंदी साहित्य पढ़ा है, सबसे ज्यादा प्रेमचंद को पढ़ा है, फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैम हम देखते हैं प्रेमचंद में प्रायः एक आदर्श नारी है, कितना भी दुख दर्द सह रही है, अंत में परिवार के लिए सेवा सदन वरदान मैम सब में यही है। फिर मैम अचानक हम काशीनाथ सिंह का महुआ चरित पढ़ते हैं और देखते हैं कैसी स्त्री, मतलब वो सरप्राइजिंग हो जाता है मैम आखिरी में। मैम ये किताब एक आदर्श नारी की स्थापना कर रही है कि उसने बच्चे पैदा किए, उन्हें पाला। मैम एक और अभी प्रश्न में भी ये बात दोहराई गई, एक औरत का काम होता है बच्चे पैदा करे, वंश बढ़ाए, परिवार बढ़ाए, उसकी देखभाल करे। क्या मैम औरत बगैर वंश बढ़ाए, बगैर परिवार की एक अच्छी औरत नहीं हो सकती? मतलब मैम क्या ये किताब उसी आदर्श व्यवस्था को एक तरीके से मॉडर्न रूप में स्थापित कर रही है या वाकई कुछ तोड़ने की कोशिश कर रही है? मैम पाड़वी तक आ गए मैम आज की स्त्री के उसमें, समय के साथ बदलेगा समय मैम ये प्रश्न है। आपका प्रश्न बिल्कुल रेलेवेंट है और देश काल और समय, देश काल के हिसाब से सब कुछ बदलता है। परिवर्तन संसार का अटूट नियम है, होगा ही होगा, और जो उस परिवर्तन के साथ अपने आप को एडाप्ट करते चलते हैं वो साथ चलते हैं, जो नहीं करते हैं वो या तो टूट जाते हैं या टूट जाते हैं। तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। जहाँ तक इस नारी की कहानी स्काई नायिका की बात है, तो इस उपन्यास का उद्देश्य सिर्फ उसके तकलीफों का चित्रण करना नहीं है। इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है कि अनपढ़ होने के बावजूद, इतनी यातनाएं सहने के बावजूद, असहाय होने के बावजूद वो एक नया अध्याय शुरू कर सकती है। उसके अंदर इतनी हिम्मत है और सिर्फ अपनी ही पहचान नहीं, वो अपने बच्चों को भी एक नई पहचान देती है। मुझे लगता है यही उद्देश्य है इस उपन्यास का। उसने अपनी पहचान बनाई है, सिर्फ ये नहीं कि बच्चे पैदा किए तो बच्चे पैदा तो हो ही गए, नेचुरल प्रोसेस है, पर उन बच्चों को अच्छा नागरिक बनाना हमारी जिम्मेदारी है। एक बात मैं भी, आप पूरी अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं तो एक बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि रिप्रोडक्शन, बच्चों को पैदा करना, आज यूरोप के अनेक ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग शादी तो कर लेते हैं या लिव इन रिलेशन में साथ में रहते हैं, लेकिन न पति न पत्नी, ये दोनों पार्टनर्स में कोई नहीं ये पसंद करता है कि बच्चे पैदा किए जाए।
और स्थिति ये है कि यूरोप के अनेक देशों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1945 का दौर था उससे लेकर के आज तक चले आइए तो 15 से 20% तब से जाकर के उनकी जनसंख्या बढ़ी, इससे आगे बढ़ी ही नहीं। तो और अगर ये ट्रेंड बढ़ता गया कि हम साथ में तो रहेंगे लेकिन हम बच्चे नहीं करेंगे तो हो सकता है डिक्रीज ऑर्डर में चला जाने लगे। एक ये भी खतरा है।